नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अनुभव। अनुभव में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा और मेहनत और लगन के बदौलत न केवल अपने आप को प्रतिष्ठित किया समाज में, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बनी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हमारे साथ में अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित हुई हैं डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, जो कि वरिष्ठ भाषाविद भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, साहित्यकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और न जाने कितनी उपमाओं से अलंकृत हैं। सुधा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लखेड़ा जी। जैसे कि मैंने बताया, आपके बारे में जो कहा जाता है कि आपने बड़े बड़े काम किए हैं, भाषाविद आप हैं ही, साहित्यकार आप हैं ही, समाज सेवी भी आप हैं और साथ ही साथ संस्कृत भाषा जो है हमारी, उसको पुरस्कृत करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जिस तरह से काम कर रही हैं, निरंतर काम कर रही हैं, वो निसंदेह जो है प्रशंसा के योग्य है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप कृपया हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में वो अनुभव अपने शेयर कीजिए जब आप अपने मुड़ करके देखती हैं, लौट करके अपनी ज़िंदगी पर देखती हैं, तो आपको कैसा लगता है? मेरी जीवन यात्रा बहुत लंबी है जी। लगभग 7 दशक पूरे हो चुके हैं और इस क्रम में सबसे पहले मैं अपनी माता और गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि जिनकी प्रेरणा और सदिच्छा से मैं निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ती गई। जी। भाषा के सिलसिले में आपने बात करी, क्योंकि भारतीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में लड़कियों का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता रहा था। और उस समय जब 1947 मेरा जन्म हुआ, पढ़ना लिखना शुरू किया और उस समय पढ़ाई करके निरंतर भाषा का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया और प्रवक्ता पद से लेकर कानपुर में प्राचार्य और उसके बाद उत्तराखंड आकर के प्राचार्य, लोकसभा की सदस्य, 2 विश्वविद्यालय कुलपति पद का कार्यभार संभाला। तो प्रशासनिक क्षेत्र में रहने के साथ मुझे बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिले जिसमें मैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि पुरुषों के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एकदम जी। इसलिए जो है मेरी निरंतर जीवन यात्रा चल रही है। उसमें साहित्य है, महिला सशक्तिकरण है, प्रशासन है और जीवन के लिए बहुत कुछ करने की स्थिति है जी। समाज में, जैसा कि मैं लोगों से कह रहा था कि पितृसत्तात्मक हमारा समाज है और ऐसे में आपने कई मिथकों को तोड़ने का काम यहाँ पे किया है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की आप पहली कुलपति रही हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य भी रही हैं। 2 पीजी कॉलेजेस की आप, गर्ल्स पीजी कॉलेजेस की आप प्राचार्य भी रही हैं। तो इतने सारे मिथक आपने तोड़े और एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाया। लोगों के बीच आप एक प्रेरणा स्रोत बनी। आज लोग जानते हैं कि डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ा? पितृसत्तात्मक सत्ता के इतिहास में ये बात शुरू से रही है कि स्त्रियों के लिए एक व्यवधान की बात आई, किंतु आत्मसंबल, आत्मशक्ति जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो, महिला हो, लड़की हो, लड़के हों, आगे बढ़ने के लिए करती है। तो जीवन में जो प्रेरणा मिली, चाहे अपने कॉलेज से, चाहे स्कूल से, चाहे परिवार से, ये भी था कि तमाम काम के साथ हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है और उच्च अध्ययन के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने की भी प्रेरणा प्रस्तुत करनी है। और इसलिए जो है निरंतर मेरा पहला शोध पत्र 1965 में मध्य प्रदेश संदेश एक निकलता था, कालिदास और उनका मेघदूत, वो प्रकाशित हुआ था। और तब से जो लेखनी चली तो अनवरत अब भी आज तक भी चल रही है। तमाम पुस्तकों की समीक्षा लिखना, तमाम पुस्तकों पर चर्चा करना और अपने आप उस पे एक नए विधान के ऊपर सोचते रहना। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप लगातार भाषा पर काम कर रही हैं। भाषा की मैं बात करूं और विशेषकर संस्कृत की बात करूं, तो आपका ये रुझान कैसे पैदा? हाँ, देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाणी की प्रसन्नता से ही ये संसार की यात्रा चलती है। और संस्कृत हमारी देववाणी कही गई है। ऋग्वेद लिखे गए वो लौकिक साहित्य था और उसके बाद वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य वो आम जनता की भाषा थी। फिर पाणिनि ने उसको वो करा, व्याकरण की सीमा बांधा और उसके बाद फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, इतनी लंबी विकास यात्रा चली। तो संस्कृत के अध्येता होने के नाते इस ओर रुझान होना स्वाभाविक था
और संस्कृत के गहन अध्ययन से, विशेष रूप से वेदों के माध्यम से ये जो बात उभर कर आई कि अदीना श्याम वयम, हम कभी दीन ना हो। वेदों में वेद कहता है, या फिर हमारे वेद कहते हैं कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्ययता है, मेरा कृतित्व दाहिने हाथ में है और विजय मेरे बाएं हाथ में है। तो वैदिक परंपराओं में जो एक प्रेरणाप्रद वाक्य भरे हुए हैं, तो संस्कृत की स्थिति प्रारंभ से ही इस देश में समृद्ध रही है। और उस काल में जब हमारा देश पराभव में था, यहाँ तक कि मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में भी संस्कृत का विकास नहीं रुका। दार्शनिकों ने उपनिषदों का अनुवाद कराया। अंग्रेजी जमाने में आपको पता होगा, अंग्रेजों ने भी क्वींस कॉलेज वाराणसी बनाया, जो कि आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है, देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। आज पूरे देश में संस्कृत का प्रचार प्रसार उस रूप में हो रहा है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय वैचारिकता को जन जन तक पहुंचा सकें। अंग्रेजी के आने के कारण, 200 साल के कारण ये बात सोची जाने लगी कि शायद अंग्रेजी बहुत समृद्ध है और संस्कृत या हिंदी में कोई ज्ञान नहीं है, परंतु उस ज्ञान परंपरा का जो साहित्य है वो अन्य भाषाओं के साहित्य से किसी स्थिति में कमतर नहीं है, बल्कि बहुत समृद्ध है और आज भी प्रेरक है। क्यों? ऐसा कारण हुआ कि मैक्स मूलर या जॉन कीट्स या तमाम लोगों ने, पी.वी. शैले, इन लोगों ने संस्कृत की कविताओं का अनुवाद करते हुए विदेशों के यात्रियों को प्रेरित किया। आज योग वैश्विक संदर्भ में अपना स्थान बना चुका है। तो इसलिए जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति बनने के बाद यह अनुभव हुआ कि संस्कृत के प्रायः लोग मृत भाषा कहते हैं, परंतु मृत भाषा तो कभी है ही नहीं, तो वो भाषा जो सबको संजीवनी प्रदान कर रही है। हम प्रातःकालीन संस्कार से लेकर जीवन भर कुछ कुछ करते रहते हैं, वह उसी संस्कार से तो जुड़ा हुआ है। तो वो संस्कृत में ही लिखे हुए ग्रंथों को, उनको स्वीकार कर लेना और अन्य भाषाओं की परंपरा के साथ, क्योंकि भाषा किसी का विरोध नहीं करती, भाषा निरंतर आगे बढ़ने के साथ करती है। और संस्कृत तो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। जिस भारतीय भाषा की बात आज हम कह रहे हैं, उसका मूल तो संस्कृत में पहले ही विद्यमान था। संविधान की 357 कहती है कि हिंदी का इस प्रकार विकास करना कि मूलतः संस्कृत और अन्य भाषाओं से संबंध लेकर अपना विकास करे। आज नई शिक्षा नीति में जो भारतीय भाषाओं की बात आ रही है, सभी भारतीय भाषा को उन्नयन, पहले केवल संस्कृत क्लासिकल भाषा थी, आज 8 भाषाएं क्लासिकल भाषा कर दी गई। उड़िया है, उसमें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। तो इन भाषाओं के माध्यम, अभी भी हाल में बंगला, असमिया, ये भी क्लासिकल भाषा है। क्लासिकल भाषा जिसमें बहुत प्राचीनतम साहित्य लिखा गया हो, जिसमें ऐसे दुर्लभ ग्रंथ लिखे गए हों जो विश्व की अपनी एक अनुभव निधि हो, तो उनके अनुवादों के माध्यम से, और एआई का जमाना है, संस्कृत संगणक का आज बड़ा योगदान से बड़े विद्वान, केवल संस्कृत वाले ही नहीं, आईआईटी के तमाम वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं कि पाणिनि व्याकरण के माध्यम से, एआई के माध्यम से हम भाषाओं के विकास को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। क्योंकि भाषा है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो मनुष्य का जीवन है। इसको जीवित रखने के लिए जो हमारी परंपरा रही वह आज भी कायम है और उसकी सेवा में लगातार लगी हुई हूँ। जी, तो संस्कृत जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही समृद्ध भाषा है अपने आप में, और संगणक का आपने जिक्र किया, तो आज भी वैज्ञानिक ये मानने को तैयार हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो कि संगणक यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी है, एआई के लिए इवन सबसे उपयोगी है। तो ऐसे में संस्कृत को आपने संस्कृति से जोड़ करके बताया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति ही संस्कृत है। आप अपने जीवन के अमृतकाल में इस समय हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1947 की आपकी पैदाइश है और आप उस दौर से गुजरी हैं जहां पर कि घरों में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध होते थे, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे। तो कैसे आपने कोप अप किया? हाँ, ये बात आपने बहुत ठीक कही लखेड़ा जी, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना भी बहुत मुश्किल रहा थी। केवल एक मेरी माताजी का आत्मबल था कि उन्होंने कहा कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, और किसी भी तरीके से हमारे शिक्षकों ने, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में लड़की का जन्म लेना ही एक बड़ा अभिशाप माना जाता था, केवल थोड़ी कक्षाएं पढ़ के विवाह कर देना, विवाह का मनोवैज्ञानिक दबाव माता पिता पर कितना होता था। तो मेरी माँ ने आत्मबल से हम सबको, भाइयों को नहीं बहनों को भी बराबर पढ़ाया और सबको अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा दी, जिससे कि हम लोग प्रवक्ता पद से लेकर बहुत छोटी उम्र में प्रवक्ता हुई, और उसके बाद निरंतर अपनी ही प्रेरणा से, अंतर की प्रेरणा से मैं प्रिंसिपल बनने के लिए प्रयास किया।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहली प्रिंसिपल हुई, फिर उसके बाद यहाँ आई, पहली लोक सेवा आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश में। आज तक कोई महिला लोक सेवा आयोग सदस्य नहीं हुई है। यदि उत्तर प्रदेश दर्शक सुन रहे हो तो बता सकेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज तक कोई महिला सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। मैंने आवेदन किया, मेरा उसमें हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय का कुलपति पद एक अद्भुत अनुभव का व्यक्ति था। गढ़वाल विश्वविद्यालय बहुत बड़ा, और वहाँ जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर लोक सेवा आयोग, नया नया बना हुआ लोक सेवा आयोग, जहाँ मैंने देखा कितनी लड़कियाँ आती थी और वे सचमुच में आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहती थी। तो लड़कियों के चयन में आरक्षण तो बहुत बाद में आया, हम लोगों के समय आरक्षण कुछ होता ही नहीं था। आरक्षण आया और उसके बाद उन लड़कियों की प्रतिभा को आगे निखारने में कितनी महिलाएं ऐसी थी जिनका कई छोटे वर्ग की, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनको कॉलेज में रहते हुए मैंने कहा छोटा काम करो, उनके बच्चे आज पढ़ के बड़े पदों पर हो गए। ये स्थिति, आप हम जिस जगह बैठे हैं, हम अपने साथ वसुधा कुटुंबकम की बात कहते जरूर हैं, पर कैसे वसुधा को पूरा कुटुंब बना सके। तो आज मेरा बहुत बड़ा परिवार है, कानपुर से लेकर देहरादून है, उत्तराखंड अब अपनी हो गई। तो कण कण में लगता है कि बहुत कुछ करने को अभी भी बाकी है। तो लगता है कि उस साहित्य को, उस प्राचीन भारतीय समृद्ध संस्कृति को पढ़ने के लिए अभी शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे। और वो इस समय सुखद बात यह है कि नई सदी में, नए भारत में, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में उस भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर जो लोग लौट रहे हैं, उसको आकर्षित होकर के एक उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी ये एक किताब अभी प्रकाशित हुई अमृत की, और उसका शीर्षक है, वहाँ संपादक ने मुझे कहा था उपनिषदों की कहानियाँ मैंने धारा प्रवाह लगातार 20 महीने तक निकली, उनका संकलन ये निकला। और उन उपनिषदों को, कहानियों को, उपनिषद बहुत गंभीर ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, दिव्य अनुवाद सब आ गए हैं, परंतु उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हुए बाल बोध रीत से मैंने कहा सोचा सार्वजनिक रूप से सब सामान्य पाठक भी उसे पढ़ सकें। पर इस पुस्तक के रूप में उस पुरानी संस्कृत को पुनर्जीवन रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। एक अन्य पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई थी संस्कृत की पृष्ठभूमि लेकर, नाटक है, उसका शीर्षक है विजयिनी। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा। कहा जाता है कि कालिदास मूर्ख थे, उनकी पत्नी ने उन्हें निकाल दिया था, किंवदंती मात्र है। उसमें प्राय विद्योत्तमा को दिखाया कि कितनी वह थी कि उसने वो ज्ञान नहीं, वो खुद तो ज्ञानी थी, विद्वान थी, परंतु उसने अपने पति को घर से निष्कासित कर दिया। मैंने उस नाटक में दिखने की कोशिश किया है कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की अग्रणी वो विद्योत्तमा है, जिसने कालिदास को महाकवि बनाया। कालिदास उत्तराखंड के थे, यही कालीमठ में उसका वो है। तो उस विजयिनी में मैंने विद्योत्तमा के चरित्र को आम नारी की तरह दिखाकर उस विदुषी महिला के रूप में बताया, जो कि केवल पति को प्रेरणा से साहित्यकार बनाती है और युग युग के लिए एक बड़े संदेश देती है कि उसका पति साहित्यकार। आज कालिदास की रचनाएं, एक एक रचना में जो संदेश है, नाटकों में, महाकाव्यों में, हम कुमार संभव पढ़ते हैं, सारा उत्तराखंड का वैभव उसमें समाया हुआ है। तो वो कालिदास की परंपरा को 3 अंकों की छोटी नाटिका है। तो विजयिनी मैंने इसीलिए लिखा कि इसके माध्यम से महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात सामने आ सके एकदम। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि विद्योत्तमा जी ने जो शुरुआत की थी, कालिदास जी को भले हम इसे किंवदंती माने या इसको अक्षरशः सत्य ले लें, लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने कालिदास जी को घर से बाहर निकाला था, जैसा हम सुनते हैं। और उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि शायद उसके बाद ही ये परंपरा चल पड़ी हो, जब लोग कहते हैं कि हर एक पुरुष के पीछे, सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी किंवदंती हो या कुछ हो, ये सच है कि विद्योत्तमा ने कालिदास को बाहर भेजा। आपको याद होगा कि तुलसी, रत्नावली ने भी तुलसी को कहा था 80 सन में देह सम तासो ऐसी प्रीत श्री राम से तुम्हारी मुक्ति होगी, अगर राम में प्रीत लगाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। उसके बाद तुलसीदास घर छोड़ कर, क्योंकि वो नदी पार करके सांप को बीच से ऊपर चढ़ के विद्युत अपनी पत्नी रत्नावली को मिलने गए, तो रत्नावली को हाँ रस्सी समझ के गए, और रत्नावली ने उनको फिर घर से धिक्कारा कि तुम इस 80 जन्म की देह पर। और इस पृष्ठभूमि में उसके पीछे पत्नी का निकाला जाना कारण नहीं था, केवल ये था कि पुरुष को एक महान युग निर्माता बनाना। कालिदास भी युग निर्माता है अपने युग के, अपने युग के नहीं, आगे आने युग के रहे। तुलसीदास ने भी जो कुछ भी लिखा राम का चरित्र, वो आज भी अमर है। साधारण जनमानस भी तुलसीदास की रामचरितमानस जानता है, और
विद्वानों ने तो तमाम शोध किया ही है उस पर एकदम। वैसे ही कालिदास की स्थिति है। कालिदास के नाटकों में हम गुप्ता युग का देखते हैं, शाकुंतल में वैदिक काल का देखते हैं, यहाँ तक कि भारतवर्ष नाम जो दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही पड़ा, बड़ा लंबा उसका उल्लेख है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, इस किताब की आपने चर्चा की और राज्यपाल महोदय ने, माननीय राज्यपाल महोदय जो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया था, मुझे याद आता है। तो इसे क्यों पढ़ना चाहिए? इसमें क्या मतलब अमरत्व की ओर उपनिषद की क्या कथाएं हैं? महत्वपूर्ण बात यह है जी कि इसमें 3 कहानियां तो महिला सशक्तिकरण की हैं जी। याज्ञवल्क्य गार्गी की बातें सबको पता ही है। गार्गी बहुत विदुषी थी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ में संबंध लिया था। और उनकी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी, उनका संबंध है कि वो अंततः निष्कर्ष करते हैं कि किस रूप में जीवन को, हम कौन हैं, इसकी पहचान उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु परंपरा की बात हम करते हैं और उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर कुछ सीखने की। तो हमारी उपनिषद परंपरा जो है, उपनिषद बहुत बाद में लिखे गए, वेद भी बहुत बाद में वेदव्यास ने संगीता के उनका संकलन किया, उनका विभाजन किया, अपने 4 शिष्यों के माध्यम से कराया। और महत्वपूर्ण बात यह है, यहीं व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास ने सारे 18 पुराण लिखे, महाभारत की रचना करी, श्रीमद् भागवत की रचना करी। तो इस दृष्टि में संस्कृत और संस्कृति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि देवभूमि जो है उस संस्कृत भाषा की एक तरीके से प्रथम उन्नायक रही है एकदम। और इस पुस्तक में जो बात है, मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी है, मैं उसका रेफरेंस दूंगी। देवताओं और असुरों में, मनुष्यों में, सब में झगड़ा रहता था। तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या बात है, हमारा मन शांत नहीं रहता, हम लोग लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने 3 शब्द कहे, दा दा दा। तो देवताओं को उन्होंने कहा कि आप इंद्रियों पर संयम, दमन करो। मनुष्यों को कहा कि तुम दमन करो और राक्षसों को कहा तुम दया करो। एक शब्द में फिर कहा जाओ इसका अर्थ ढूंढ के आओ। तब उनको फिर घुमाए फिर नहीं। तब उन्होंने कहा, देवता उसमें भ्रमित बहुत अधिक, राज श्रृंगार में नृत्य नाचिकाओं अप्सराओं के साथ। तो उन्होंने कहा तुम इंद्रियों पर संयम लगाना सीखो। मनुष्य को कहा कि तुम दान से लोकप्रिय बनो, तो जो कुछ भी है उसमें थोड़ा दान करो। और तीसरा, असुरों का तुम मनुष्य पर दया करना सीखो। एक 3 शब्द में उन्होंने पूरे विश्व का साहित्य संदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड क्या है, उसका रहस्य क्या है। विमेन एम्पावरमेंट की बात कहती हूँ तो सत्यकाम जावाल की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। उसकी माँ, वो अविवाहित मातृत्व की कहानी है जी। तो ऋषि पूछता है कि तुम्हारा पिता कौन है, गोत्र कौन है। फिर लौटता है माँ के पास, पूछता है, माँ को पता नहीं पिता कौन है। तो कहती जाओ ऋषि से कहना कि मेरी माँ का नाम जाबाला है, मैं सत्यकाम हूँ। तब ऋषि पहचान जाते हैं कि निश्चय ही उच्च कुल उत्पन्न है। और इतनी निर्भीकता से ऐसा ही बालक कह सकता है जिसका पिता भी इतना विद्वान होगा। तो इस प्रकार का मैसेज ये उपनिषद देते हैं कि जो हमारे जीवन का सर्वस्व है उसको हम किस रूप में प्राप्त करें और कैसे दूसरों तक पहुँचाएं। अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण निधि बताए गए हैं जिनको कि हम वेदों का सार सर्वस्व, स्वामी विवेकानंद ने उसी वेदांत को पूरे विश्व भर में प्रचार किया। आज भी उसी वेदांत के अध्ययन के लिए सारा विश्व के लोग, अनेक लोग उपनिषद का अध्ययन करते हैं। इसीलिए उसमें आत्म तत्व का ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, योग साधना क्या है, ये सारी चीजें सरल में इसमें बसी हुई हैं। तो उपनिषद की जो बातें हैं उसको सामान्य भाषा में आपने लोगों तक पहुंचाया कथा रूप में, कथाओं के रूप में। हाँ, जैसे एक यम नचिकेता की कहानी है जी। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य लिखे गए जो मृत्यु पर विजय के आख्यान है। एक तो कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी और सावित्री की कहानी, जो कि यमराज के वास से जाकर अपने पति को लौटाती है। और कठोपनिषद में है कि नचिकेता का पिता बूढ़ी गऊओं को दान दे रहा है और वो जो है कहता है कि लड़का कहता है कि तुम सबको बेकार में दान करें, मुझे किसको दोगे। बार बार जिद कर रहा, छोटा बच्चा है। तो कहता है तुझे मृत्यु को दूंगा। और वो यम के द्वार पहुंच जाता है, फिर यम से कहता है ये करो ये करो। यम उसकी जिद नहीं मानते, कहते तुम ये ले लो। उसने कहा कि नहीं, मैं अंतिम रहस्य को प्राप्त करके उस ब्रह्म रहस्य को, मृत्यु के रहस्य को केवल सावित्री ने और इन्होंने। तो ये अमृत की ओर शीर्षक इसीलिए दिया कि अमरता का संदेश देती हैं कि मनुष्य की आत्मा अमर है।
शरीर चला जाता है, और शरीर के पीछे क्या जाता है? उसका यश, उसका नाम और उसकी आत्मा, बस साथ में आत्मा। तो ये उपनिषदों का संदेश है कि मृत्यु के बाद उसकी साथ। और इसके महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने वर्ष बाद छपी एक पुस्तक, और मेरा सौभाग्य रहा कि प्रसिद्ध लेखक पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी सर ने इसकी लंबी भूमिका भी लिखी है, पढ़कर उसकी बड़ी दार्शनिक भूमिका लिखी है। और उसको बृहदारण्यक उपनिषद के उससे असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय का संदेश जो है वो ये उपनिषद, सारे उपनिषद कहते हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया था कि आप गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही हैं, एक कठोर प्रशासक होने का आप पे जो है टैग लगा हुआ है, तो आपके कैसे अनुभव रहे गढ़वाल विश्वविद्यालय का? थोड़े थोड़े समय का कार्यकाल निश्चय चुनौतीपूर्ण था जी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा विकसित हो चुका था, आज की तरह नहीं, तब भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका था। और छात्रों के साथ, उससे पहले मैं लड़कियों के कॉलेज में प्रिंसिपल रही। लड़कियों के कॉलेज में प्रिंसिपल ही करना आसान नहीं होता था, परंतु उतना दुरूह भी नहीं होता था। पर छात्रों के साथ छात्र संघों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं और इस प्रकार की समस्याएं, परंतु मैं गर्व से कहती हूँ कि जितने समय मैं रही मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं। दोहरा चार्ज होता था कॉलेज का भी और उसको भी, 3 दिन मैं यहाँ करती थी, 3 दिन वहाँ चली जाती थी। अच्छा। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण निश्चय भी निकाले, परंतु ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी समस्या से घिर गई हूँ। समस्या आई, परंतु कर्मचारियों की हड़ताल है, छात्रों की हड़ताल है, यूनियन की स्थिति है, उस समय छात्र अब भी मुझे याद करते हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि अगर देवप्रयाग भी पहुंच जाऊं, पता चले कि मैडम आने वाली है, हमारे प्रशंसक दौड़ कर आते, केवल इसलिए कि समर्पित भाव से काम करने का एक उद्देश्य, क्योंकि मेरा वहाँ कोई स्वार्थ नहीं रहा। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग और संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 2 उत्तराखंड की प्रारंभिक संस्थाएं थी। यहाँ अपना पानी भी अपने साथ ले जाना, और बिल्कुल संसाधन शून्य अवस्था में हम लोगों ने शुरुआत करी। तो काम करना था, नया राज्य बना था, लगता है कुछ काम करना है। तो 6 साल लोक सेवा आयोग का जो अनुभव हुआ वो बिल्कुल दूसरी तरीके का अनुभव था। यद्यपि लोक सेवा आयोग से चुनी गई प्रवक्ता भी, लोक सेवा आयोग से चुनी गई प्रिंसिपल भी, किंतु जो उसमें काम करने का एक अनुभव मिला कि किस प्रकार से हम योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करें, क्योंकि वहाँ जाकर जो है बहुत काम करना होता था। नया राज्य बना था, यहाँ के निवासियों को भी नहीं पता होता था कि कैसे प्रतियोगिता होगी, सब इलाहाबाद जाते थे। तो पाठ्यक्रम बनाना, ये सब कुछ, तो हमारे तमाम अध्यक्ष भी जो हुए, उन लोगों के सहयोग से मेरे 6 साल बहुत गर्व से गुजरे, और किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस भी नहीं हुआ। आप आश्चर्य देखिए, आजकल विज्ञापन निकलने के साथ कोर्ट से, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार संस्कृत विश्वविद्यालय बिल्कुल प्रारंभिक था, क्योंकि एक कुछ महीनों के लिए कुलपति हुए, उसके बाद मैं गई, तो वहाँ भी डीन्स बनाना, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाना, पाठ्यक्रम बनवाना, दीक्षांत कराना और छात्रों को उसके लिए प्रेरित करना। आप आश्चर्य मानेंगे कि कंप्यूटर जैसा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया, अंग्रेजी जैसा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया, क्योंकि छात्र अंग्रेजी पढ़ने को नहीं कहे, अंग्रेजी का विरोध नहीं, परंतु अंग्रेजी जानोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकोगे। तो वहाँ भी शिक्षकों छात्रों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, और जो इतने हमारे तमाम विद्यालय हमारे साथ एफिलिएटेड थे, उन प्रिंसिपलों ने बहुत योगदान किया। परीक्षा के समय ज़मीन पर बैठ के कार्य किया, और आज दिन में मुझे लगता है जो दीक्षांत करे, जिनमें मैंने विद्वानों को बुलाया, और जिस रूप में एक परंपरा हुई, वो विश्वविद्यालय अपनी किन रूपों में पहुँचेगा, क्या होगा, पर बहुत थोड़े स्टाफ के साथ दिन भर सुबह से गए हुए हैं, खाना नहीं खाना है, कैसे भी काम करना है, क्योंकि प्रारंभिक दौर पर बहुत कार्य होता है। और सरकारी विश्वविद्यालय का काम तो बहुत और ज़्यादा पेचीदा, कई सीढ़ियाँ चढ़ कर पूरा होता है, क्योंकि शासन से भी तालमेल रखना है, राजभवन से भी तालमेल रखना है, आपको अपने स्टाफ के साथ भी करना है। तो कैसे तालमेल मिलाकर करें, संपूर्णांश से नमूना लिया था। परंतु मैंने उन 2 विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुके हैं, वहाँ के हिसाब से ऑनर्स पाठ्यक्रम चालू करें, ताकि इन संस्कृत छात्रों का एक आत्मकुंठा दूर हो। प्राय संस्कृत के छात्र आत्मकुंठित रहता है, हम शायद रोजगार स्थिति में नहीं है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ भी संस्कृत विषय लेकर बैठने वाले छात्र बहुत अधिक प्रतियोगिता में
पास होते हैं और उन्नत। क्यों? संस्कृत और गणित 2 विषय ऐसे हैं जिनमें की मेधा की पहचान होती है, मेधा प्रखर होती है। तो वे छात्र, इंजीनियरिंग वाले छात्र भी संस्कृत लेकर बैठते थे, तो मुझे आश्चर्य होता था। वो पढ़ते थे कंसाली, तो पढ़ने का सिस्टम या पढ़ने की स्थिति इन भाषाओं के माध्यम से ही विकसित हो पाती, क्योंकि चिंतन की प्रवृत्ति कौन बढ़ावा देता है? भाषा ही देती है। और अभिव्यक्ति क्षमता को भी भाषा ही देती है। तो इसलिए जो है इनमें जो है मैंने उस लगातार क्रम में, और इसके अतिरिक्त विमेन एम्पावरमेंट के लिए तमाम काम करती रही। अच्छा, लंबा अनुभव आपका रहा है, तो इस अनुभव के दौरान आपको प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला, किससे मिला? परिवार से या सबसे अधिक मेरी माँ से। जी। मेरी पहली प्रिंसिपल डॉक्टर हेमलता स्वरूप जो कानपुर में थी, वो भी कुलपति बनी थी। उन्होंने सबसे आगे बढ़ने की सबसे अधिक प्रेरित किया। और उसके बाद जिस कॉलेज में कानपुर प्रिंसिपल बनी, वो बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था और वहाँ भी काम करने की परंपराएं, तो संयोग से ऐसा रहा। तो इनकी बनी बनाई परंपराओं को आगे बढ़ाने में मुझे एक गौरव मिला और अच्छा लगा कि हम वहाँ कुछ करने की स्थिति को। एक चीज लोक सेवा आयोग संस्कृत विश्वविद्यालय में तो जरूर था कि अपना नया अध्याय खोले, पर आयोग में भी हमारे ऊपर चेयरमैन सर थे, तो प्रेरित करने के लिए और समाज का भी निरंतर सहयोग मिला। क्योंकि अगर आप समाज के लिए कुछ पॉजिटिव काम करते, सबसे बड़ी चीज़ है पूरी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच की चिंता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई आदमी विपरीत भी आचरण कर रहा है, मुझे लगा कि नहीं, उसको छोड़ना चाहिए। चरैवेति के सिद्धांत के अनुसार वो हम उसको लेकर आगे बढ़ें, और तभी सारा समाज और उत्तराखंड तो एक प्रकृति का क्षेत्र है। वो प्रकृति जो सबको स्वीकृत देती है, अनुकूल प्रकृति में भी और प्रतिकूल प्रकृति में भी। मैं एक संदेश इस माध्यम से देना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जो मैसेज हमारे वेदों का है कि सभी कोई दुख का भागी ना, सब कल्याणकारी बने। तो वैदिक परंपरा की जो मंगलाशंसा है, उससे ये विश्व पूरा संचालित है, हमारा देश संचालित है। भारतीय संस्कृति, भारत की भाषा संस्कृत अजर अमर है और आजीवन रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपना अनुभव जो इतना उसका गहन निचोड़ है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की मेहमान सुधा रानी पांडे जी, जिनका एक लंबा अनुभव है जिसे हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की। समय की अपनी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हम पूरे उनके अनुभव आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं। कोशिश करेंगे कि फिर अगले किसी अंक में आपसे उनकी एक बार फिर मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।